हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटियंस में। मैं खुद एक एनआईटियन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि आपको सीएसईबी जेई, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाकी सारे पीएसयू के एग्जामिनेशन के लिए भी काम आएगी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है और आज हम लोग कुछ बेसिक्स टॉपिक और कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आपका नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक टॉपिक जैसे कि आपका सोर्स वगैरह के बारे में सीखेंगे, पावर और आपके बाकी सारे चीज़ों के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से बेसिक्स खत्म हो जाना चाहिए और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग नेटवर्क टर्मिनोलॉजी देखते पहले। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी होता क्या है, इसमें बेसिकली मैं आपको नेटवर्क में काम आने वाले बेसिक जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में, वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा। ठीक है, तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में बेसिकली आपके कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि आपको नोड के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब नोड बेसिकली क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। मैं एक बार नरेट कर रहा, उसके बाद लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए नोड। नोड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन और जंक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नोड इज अ इंटरकनेक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब किसी भी नेटवर्क या फिर सर्किट में किसी दो इंटरकनेक्शन पॉइंट के बीच में जो है किसी दो कंपोनेंट के बीच का जो है जंक्शन या फिर इंटरकनेक्शन पॉइंट जो है वो आपका नोड कहलाता है। जैसे कि ये आपका एक कंपोनेंट हो गया, मतलब वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट आपका हो गया एक रजिस्टर। इसके बीच का जो जंक्शन पॉइंट है वो कहलाएगा आपका नोड। ठीक है, तो ये एक नोड हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर एक दो तीन कंपोनेंट है और तीन कंपोनेंट से मिलके जो एक इंटरकनेक्शन या फिर जंक्शन पॉइंट बना वो कहलाएगा आपका नोड। इसी प्रकार एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, ये मिला इस पॉइंट पर और ये कहलाएगा एक नोड। इसी प्रकार आपका ये वोल्टेज सोर्स, आपका ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिला कहाँ पर, इस पॉइंट पे, और ये कहलाएगा एक नोड। ठीक है, तो नोड इज अ इंटरकनेक्शन और अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट। सिंपल सारी सी डेफिनेशन। ठीक है, नोड को हम लोग एन से दर्शाएंगे। ठीक है, सेकंड हम लोग देखते हैं ब्रांच। ब्रांच इज अ एलिमेंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड। ठीक है, जैसे कि ये नोड है और ये नोड है, इसके बीच में अगर कोई एलिमेंट कनेक्टेड है तो वो एक ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये नोड और ये नोड के बीच में ये एलिमेंट कनेक्टेड है तो ये एक ब्रांच कहलाएगा। ये नोड और ये नोड के बीच में ये एलिमेंट कनेक्टेड है तो ये एक ब्रांच कहलाएगा। ये नोड और ये नोड के बीच में जो एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो ये भी एक ब्रांच कहलाएगा। और ये नोड और ये नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड है तो ये भी एक ब्रांच कहलाएगा। इसी प्रकार ये नोड और ये नोड के बीच में ये एलिमेंट कनेक्टेड है, इसलिए ये एक ब्रांच कहलाएगा। कुल मिला के ब्रांच की जो संख्या होती है, जितने भी सर्किट में कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं उनको आप काउंट कर लीजिए तो ब्रांच की संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट कनेक्टेड है तो ब्रांच की संख्या क्या होगी, 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, जब एक नोड में जो है वो आपके दो कंपोनेंट ऐड हो तो ऐसे नोड को हम लोग सिंपल नोड बोलेंगे। जैसे कि ये नोड देखो, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, तो यहाँ पे जो नोड बना वो क्या कहलाएगा, एक सिंपल नोड कहलाएगा। मतलब अगर दो एलिमेंट कनेक्टेड है तो वो सिंपल नोड कहलाएगा। NS से दर्शा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये एक नोड है जिसपे एक कंपोनेंट और दो कंपोनेंट कनेक्टेड है तो ये भी एक आपका सिंपल नोड कहलाएगा, NS। ठीक है, इसको 1 दे देता नाम, NS1, और इसको NS2। ठीक है, लेकिन अगर नोड में जो है दो से ज़्यादा कंपोनेंट, ठीक है, दो से ज़्यादा कंपोनेंट अगर कहलाएगा कनेक्टेड होगा तो ऐसा नोड कहलाएगा आपका प्रिंसिपल नोड। ठीक है,
प्रिंसिपल नोड मतलब दो से ज़्यादा कंपोनेंट कनेक्टेड हो। जैसे कि ये नोड को देख लो आप, 1 2 3 कंपोनेंट कनेक्टेड है, तो इसको कहेंगे आप लोग प्रिंसिपल नोड। तो मैं इसको NP1 से दर्शा रहा, ठीक है। इसी प्रकार ये नोड को देखो, इसमें ये और ये 3 कंपोनेंट कनेक्टेड है, इसलिए ये भी एक प्रिंसिपल नोड कहलाएगा। इसको NP2 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब क्या होता है? आपका जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड है एक नोड से। जैसे ये नोड को अगर देखो तो इसमें 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3, ठीक है। इसमें 2 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसका मतलब सिंपल सा है आपका कि अगर डिग्री को जो हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, मतलब आपके नोड में 2 से ज़्यादा कंपोनेंट कनेक्टेड है, तब ऐसा नोड कहलाएगा आपका प्रिंसिपल नोड। मतलब डेल्टा की वैल्यू मोर देन 2 होनी चाहिए प्रिंसिपल नोड के लिए, ठीक है। आप 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो वो प्रिंसिपल नोड कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैश, ठीक है। मैश और लूप, ठीक है। मैश की डेफिनेशन है, मैश इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट which does not contain any further closed path in it। बाद में फिर से एक बार लिखिए डेफिनेशन, mesh is a closed path in a circuit which does not contain any further closed path in it, ठीक है। और लूप का मतलब क्या होता है? लूप इज एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट, ठीक है। तो लूप की परिभाषा और मैश की परिभाषा थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, मैं एक बार एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैश को हम लोग M से दर्शाते हैं और लूप को हम लोग L से दर्शा देते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला कि मैश इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट विच डज नॉट कंटेन एनी क्लोज पाथ इन इट। देखो मैं इसको मिटा रहा, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD, ताकि आप समझ सको अच्छे से। ABCDE और F, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैश इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट विच डज नॉट कंटेन एनी क्लोज पाथ इन इट। अब देखिए इसमें क्लोज पाथ कौन कौन सा बन रहा है। पहले देखो ABE और F, एक क्लोज पाथ बना, ठीक है। फिर सेकंड देखो BCDE, एक क्लोज पाथ बना, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। एक क्लोज पाथ और कौन सा बना? ACDF, ये बड़ा वाला क्लोज पाथ, ठीक है। लेकिन ये बड़े वाले क्लोज पाथ और ये छोटे वाले क्लोज पाथ में क्या अंतर है? बड़े वाले क्लोज पाथ के अंदर ये 2 छोटे क्लोज पाथ आ रहे हैं, ठीक है। बड़ा वाला क्लोज पाथ कैसा है? ये बाहर वाला, ठीक है। तो ये बड़े वाले क्लोज पाथ के अंदर 2 छोटे क्लोज पाथ आ रहे हैं, इसलिए बड़ा वाला क्लोज पाथ कहलाएगा लूप, ठीक है। लूप कहलाएगा क्योंकि इस, मैंने क्या बोला मैश की डेफिनेशन, मैश इज अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट विच डज नॉट कंटेन एनी फर्दर क्लोज पाथ इन इट। तो ये देखो ये वाला मैश कहलाएगा, ये भी मैश कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, जबकि ये बड़े वाले के अंदर जो है क्लोज पाथ है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो है वो लूप कहलाएगा। लेकिन लूप का मतलब ये भी होता है कि लूप इज एनी क्लोज पाथ ऑफ अ सर्किट, ठीक है। तो ये भी एक लूप है और ये भी एक लूप है। इसका मतलब सिंपल सी चीज ये है, सिलोजिज्म टाइप का, सारे मैश लूप होते हैं। मैंने क्या बोला? सारे मैश लूप होते हैं। मतलब अगर लूप देखो, ये बड़ा वाला चक्कर है, सारे मैश जो होते हैं वो लूप होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लूप जो हैं वो मैश हों, ठीक है। सिलोजिज्म टाइप का याद रख लेना आप लोग, रीजनिंग में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो मतलब ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है और ये भी एक बड़ा वाला लूप भी है, लेकिन ये और ये लूप जो है वो मैश है, लेकिन ये बड़ा वाला मैश नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 और क्लोज पाथ है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ समझ लिए, ठीक है। मैश को हम लोग M से दर्शा रहे हैं, लूप को हम लोग L से दर्शा रहे हैं, ठीक है।
अब देखो किसी भी सर्किट में हम लोग जब केवीएल और केसीएल अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, ठीक है। किसी भी सर्किट में केवीएल अप्लाई करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ आपका केवीएल इक्वेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है आपकी m इज इक्वल टू होता है b माइनस एन प्लस वन। ये हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। m क्या है आपका मैश की संख्या, b ब्रांच, n नोड की संख्या और प्लस वन एक कांस्टेंट है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करिए तो अगर आपको ब्रांच और नोड पता हो तो आप मैश निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें ब्रांच देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्रांच है। नोड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 इसमें नोड है और ब्रांच कितने हैं आपके 5। तो सिंपल से हम लोग अप्लाई करते हैं 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, कितना हुआ ये 5 और 1 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2। मतलब 2 क्या हो गया इसमें मैश की संख्या जो कि हमने निकाल ली थी पहले से, ठीक है। तो ये 2 जो आया वो मैश की संख्या भी होगी और ये मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, मतलब 2 क्या है मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन, ये जरूरी होंगे उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपसे अगर सर्किट में पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन क्या होगा तो वो मैश की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप केवीएल इक्वेशन की मिनिमम नंबर निकाल सकते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ के कितने इक्वेशन लगेंगे किसी भी एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल पी, एनपी का मतलब है आपका नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड और माइनस कर देंगे 1 से, ठीक है। नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड माइनस 1 ये होगा नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन टू सॉल्व अ सर्किट। अब इसमें प्रिंसिपल नोड कौन कौन से थे, देखो ये नोड है, एक प्रिंसिपल नोड है क्योंकि इसमें इसकी डिग्री जो है वो 3 है, और ये एक प्रिंसिपल नोड है, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 2 3 इसकी डिग्री है। इसके अलावा इसमें कोई आपके प्रिंसिपल नोड नहीं है, तो आपके पास 2 प्रिंसिपल नोड है, -1 करेंगे तो ये आ गया 1। तो मिनिमम एक इक्वेशन आपको जरूरी होगा केसीएल इक्वेशन को, केसीएल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके सारे पैरामीटर्स करंट और वोल्टेज सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं थोड़ा डिटेल वाले नॉलेज की। मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पर जो है हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिंक है, जैसे कि आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। आप वहाँ जाके हम लोग को कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे और आप चाहोगे कि मैं फ्री में लेक्चर देता जाऊँ, ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। मुझे भी अपना घर चलाना है और मुझे भी जो है इसको और ग्रो करना है, और ग्रो तभी होगा जब आप सपोर्ट करोगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या होगा, कुछ दिन में वीडियो लेक्चर देना बंद कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपको नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है फिलहाल, ठीक है। ज़रा क्या होगा, मैं जीएस के कंटेंट डालना चालू करूँगा जो कि लोग देखते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल के कंटेंट आपको अगर रेगुलरली चाहिए तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम भी कंपलसरी आप फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप का नीचे लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ वाले लिंक में भी जाके अगर आप मुझे नाम और लोकेशन के साथ सेंड करेंगे तो मैं एक टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, वहाँ पे आपको मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो एक सेपरेट ग्रुप है, हमारा जो जीएस का अलग ग्रुप चलता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बताने वाला था, अब देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो, ये मैंने आपको अभी ब्रांच की डेफिनेशन क्या बताई। ब्रांच जो है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट कनेक्टेड रहते हैं वो सर्किट से, वो नंबर ऑफ ब्रांच कहलाते हैं। देखो, ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट क्या है, ओपन सर्किट है, ठीक है। ओपन सर्किट है इसलिए ये ब्रांच में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कोई ब्रांच नहीं है।
अगर आपसे कभी पूछा जाए तो केवल ब्रांच जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्रांच होंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि आपका हैंगिंग एलिमेंट है वो ब्रांच की कैटेगरी में नहीं आते। बेसिकली ये क्या है, एक नेटवर्क है। मैंने नेटवर्क और सर्किट में ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो बात प्लीज़ जाके देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये एक नेटवर्क है, लेकिन इसका जो ये वाला ब्रांच है वो ब्रांच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक हैंगिंग एलिमेंट है या फिर ओपन सर्किट एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ब्रांच में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, काउंट करो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से मेरे को इसका आंसर बताओ। ईमानदारी से पॉज करके आंसर बताना तभी जाके, और कमेंट में लिखो आंसर को, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे पास लाइव लेक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख के बताता हूँ। देखो ये सिंपल नोड है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट कनेक्टेड है। ये एक प्रिंसिपल नोड है, NP लिख देता हूँ, NP1 NS1, ठीक है। ये भी एक सिंपल नोड है तो NS2, ठीक है। ये एक प्रिंसिपल नोड है तो इसको NP2, ठीक है। ये एक सिंपल नोड है तो इसको हम लोग NS3 लिख देंगे, और ये एक सिंपल नोड है और ये लिखाएगा NS4, ठीक है। और कोई नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्रांच, B इज इक्वल टू 7 आ गया। और नोड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 जो है वो आपके क्या आ गए, नोड आ गया, ठीक है। और हम लोग लगाएंगे मैस इज इक्वल टू कितना आ गया, ब्रांच माइनस n प्लस 1। तो ब्रांच कितना है हमारा 7 माइनस 6 नोड हो गया प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2। मतलब आपका मिनिमम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन या फिर मैस जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। अब देखो केसीएल इक्वेशन, मिनिमम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल नोड माइनस 1। तो प्रिंसिपल नोड कितने हैं 1 और 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल नोड माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मतलब आपको एक इक्वेशन चाहिए आपको ये सर्किट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रिंसिपल नोड नहीं है ना, पक्का, ठीक है। तो इसके अलावा कोई प्रिंसिपल नोड नहीं है, तो इसके लिए जो है आपको एक इक्वेशन चाहिए ताकि आप ये सर्किट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में देखो तो हम लोग फटाफट से पहले नोड काउंट करते हैं। पहला ये सिंपल नोट है, NS1 डाल दिया मैंने। अब देखो ये एक नोट है, इसको हम लोग N, अब ये प्रिंसिपल नोट है कि सिंपल नोट है पहले बताओ मेरे को। अगर इसको गौर से देखोगे तो ये जो दोनों होंगे ये ब्रांच में काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर देखो सोर्स से जो करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ करंट गया। करंट क्या होता है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को जो है कवर करता है। अब देखो करंट ये ना तो यहाँ जाएगा ना तो यहाँ जाएगा, करंट बटेगा जरूर लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि इस जगह पर ये जो तार है वो शॉर्ट सर्किट है, इसलिए करंट जो पूरा का पूरा है यहाँ से यहाँ चला जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सर्किट को ध्यान से देखूं तो ना तो ये ब्रांच में काउंट होगा क्योंकि यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, ठीक है, ना तो ये ब्रांच पे काउंट होगा, ना तो ये ना तो ये, ठीक है। कुल मिला के जो है सर्किट शॉर्ट सर्किट है यहाँ से, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। देखो जिनको बेसिक नहीं आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और कुछ डाउट आता है तो वो हमारे व्हाट्सएप लिंक पे जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सेम प्रॉब्लम को मैं आपको वहाँ पर फ़ोन में सॉल्व करके बता दूँगा, टेंशन मत लो। वीडियो कॉल की भी सुविधा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर्किट जो है सिंप्लीफाई होके केवल इतना बच गया, ठीक है। आप सिंपली जो है इसमें कितने नोट है काउंट करो तो एक नोट ये हो गया, ठीक है। सेकंड नोट जो है ये हो गया, यही वाला नोट,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तार है, इसका मतलब ये एक ही नोट है, और यहाँ से यहाँ पे भी तार है, तो ये एक नोट हो गया। तो आप यहाँ पर सिंपली जो है ये NS2 हो गया, क्योंकि इसमें किसी की डिग्री जो है वो 3 नहीं है। अब आप लगाओ अपना फॉर्मूला, ब्रांच कितना है, 1 और 2, तो ब्रांच 2 हो गए, नोट की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और +1, तो मैस की संख्या कितनी आ गई, मैस इज इक्वल टू 1 आ गया। दिख ही रहा है अपन को, एक ही मैस बनेगा। तो एक इक्वेशन से जो है हमारा काम हो जाएगा KVL इक्वेशन। KCL इक्वेशन, ठीक है, KCL इक्वेशन की संख्या कितनी आएगी, देखो इसमें एक भी प्रिंसिपल नोट नहीं है, ठीक है, तो प्रिंसिपल नोट नहीं है तो आपको KCL इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल नोट नहीं रहेगा तो NP-1 करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक्यूरेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आपको लगाना है, तो KCL इक्वेशन जो है इसके लिए फिजिबल नहीं है। आप नॉर्मल KVL से लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली करंट KVL से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो KCL इक्वेशन जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, आप नॉर्मल KVL से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है मैंने जो दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपका हमारी टेस्ट सीरीज का लिंक भी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में बहुत कम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर 50 रजिस्ट्रेशन पेड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो हम लोग फ्री जो टेस्ट कराने वाले हैं वो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे जो है फालतू के लोग अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं CGPSC SES के नाम से, ठीक है। और मैं फालतू के लोग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको टेक्निकल का T भी नहीं पता और वो लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और ऐसे लोग के टेस्ट सीरीज को लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। उनकी टेस्ट सीरीज का जो लेवल होगा और हमारी टेस्ट सीरीज का जो लेवल होगा आप कंपेयर कर लेना, ठीक है। वो लोग जो है वो यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके CGPSC के लिए पढ़ाते हैं। वो लोग SES का टेस्ट सीरीज कैसे करा रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि आप उन लोगों का लेवल देख लेना, और जो मैं टेस्ट सीरीज का पेपर दूंगा उसका लेवल देख लेना। मेरे उतने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर नहीं हैं, और ना ही तो मेरी इतनी ज़्यादा रीच है, और हमारी टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ ही है मात्र, ठीक है। बहुत ही सस्ते रेट में हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करो। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे हम लोग अपना सेटअप को और ग्रो करेंगे, और हम लोग थोड़ा सा और मार्केटिंग कर सकेंगे, ताकि हमारे भी चैनल पे जो है व्यूज़ वगैरह गैदर हों, तब जाके हमारा भी जो काम है वो आगे निकल पाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग पेड टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है, और उससे जो भी अर्निंग होगी हम लोग आपको और कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करो और दूसरों को शेयर करो, और मुझे विश्वास है कि मैं आपका पैसा जो है वेस्ट होने नहीं दूंगा, ठीक है। आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, बस इतना बोल रहा हूँ। हम लोग देखेंगे आपका DC और AC सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग को तो यही नहीं पता कि DC क्या होता है, AC क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक में, और सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखिए। बस मैं इतना बोलना चाह रहा था, कई सारे लोग सुने नहीं होंगे अच्छे से, तो सुन लो एक बार, ठीक है। DC सप्लाई क्या होता है, DC सप्लाई की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। ये एक यूनिपोलर होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है जो है वो आपका एक ही साइकिल में रहता है। मतलब पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में चलेगा, नेगेटिव में तो नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव माइनस, नेगेटिव माइनस, ठीक है। कोई भी हो लेकिन आपकी फिक्स वैल्यू जो है रहेगी। ज़रूरी नहीं है फिक्स वैल्यू रहे, लेकिन आपका डायरेक्शन जो है इसका फिक्स रहेगा, ठीक है। पावर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 0 होती है, ठीक है। पावर फ्रीक्वेंसी और बाकी एक और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं चर्चा करूँगा, इसकी 0 होती है, ठीक है। अब AC की प्रॉपर्टी पहले हम लोग देख लेते हैं। ये बाईपोलर होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में काम करता है, और इसकी पावर फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इंडिया में जो है इसका मानक है 50 हर्ट्ज,
और आपके अमेरिका साइड जो है वो आपके 60 हर्ट्ज में भी जो है ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो लोग जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से डिज़ाइन किए, जो पावर सिस्टम के, तो फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नॉर्मली सब लोग समझते हैं कि डीसी यही होता है। तो अगर किसी से डीसी की परिभाषा बोलने से तो वो सीधा बोलेगा कि डीसी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब हमने 5 दिया तो वो 5 थ्रू आउट द रहेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। डीसी भी आपके टाइम के साथ चेंज हो सकता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो सकता है। जैसे कि ये भी एक डीसी है। आप बोलोगे कि ये डीसी कैसे है, ये तो ऐसे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये डीसी नहीं है। ये सोचना निहायत ही गलत चीज़ है। ठीक है, इसको हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, जो कि टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। डीसी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डीसी का एक्चुअल मतलब ये होता है कि वो यूनी डायरेक्शनल होता है, उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ जरूर चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, पावर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। मैंने आपको बताया पावर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, और जो ये फ्रीक्वेंसी जो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये भी एक साइकिल में जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो इसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाता है, रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बोलोगे रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एसी में, सॉरी, डीसी में एसी का पार्ट ये कहलाता है आपका रिपल फ्रीक्वेंसी से उसको एक्सप्रेस करते हैं। क्या बोला मैंने? डीसी में एसी का पार्ट जो है वो रिपल फ्रीक्वेंसी कहलाता है, और आपका एसी में डीसी का पार्ट वो कहलाता है आपका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रख लो, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और आपकी रिपल फ्रीक्वेंसी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे जब हम लोग डिटेल से उसको देखेंगे। फिलहाल तो आप ये याद रखना कि डीसी का मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ चेंज हो सकता है। ठीक है, ये कम्यूटेटर लगा के जब हम लोग डीसी जनरेटर का आउटपुट लेते हैं तो वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, और ये आपके फुल वेव रेक्टिफायर का भी आउटपुट है। ठीक है, तो ये बेसिकली डीसी है। ठीक है, इसके अलावा एक और परिभाषा देख सकते हो कि एक फुल साइकिल में इसके अंदर होने वाला पावर लॉस डेफिनेट होगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, पावर लॉस क्या होगा? बेसिकली एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये पूरा फुल साइकिल है तो इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। यहाँ एसी में ये देखते हैं, एसी जो होता है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी पावर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है। तो एक फुल साइकिल में जो वैल्यू जाएगी उसका 1/2 कर देंगे तो आपका वो पावर फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो, इसके अंदर जो है एक साइकिल में टोटल पावर लॉस जो होता है वो उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो एवरेज पावर लॉस जो है वो एसी में 0 होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के, मतलब एरिया अंडर द कर्व जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर रहेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के बराबर रहेगा और अपोजिट मैग्नीट्यूड का रहेगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इसलिए इसका एवरेज पावर लॉस या फिर टोटल पावर लॉस, ठीक है, एक साइकिल में, या फिर एवरेज पावर लॉस, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल वो मिला के जो होता है वो 0 होता है। तो ये अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, अब कल की डेट में जो है वो कोई पूछे तो ये बता देना कि एसी और डीसी क्या होता है। अब जैसे कि मान लो मैं ये दिया तो ये वाला कर्व का वैल्यू जो है इस कर्व के बराबर होगा, तो ये क्या होगा? एसी होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल के बराबर होगा, तो ये एक एसी वेव फॉर्म होगा। लेकिन अगर इसका जो एरिया है इसके एरिया के बराबर नहीं है, कुछ कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, तो बेसिकली ये इसका एरिया और इसके एरिया के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये डीसी है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ध्यान रखना। पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू जो है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो एरिया अंडर द कर्व है वो नेगेटिव हाफ साइकिल के एरिया अंडर द कर्व के बराबर होना चाहिए,
तो ऐसे वेव फॉर्म को हम लोग AC बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो उसको DC बोला जाएगा। क्लियर ये बात? ठीक है। इसके आगे की चीज़ें जो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सोर्सेस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। दो प्रकार के जनरली सोर्स होते हैं हमारे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है जो कि वोल्टेज देता है, करंट सोर्स का मतलब जो है करंट देता है। अब ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला तो है आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब वोल्टेज सोर्स के हम लोग सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस एज्यूम करते हैं। अब एक क्यों रेजिस्टेंस आता है आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप 12th की बुक में देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 0 होगी तो सीरीज में हम लोग एज्यूम करते हैं, यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी तो आपका एक कांस्टेंट वोल्टेज हमको थ्रू आउट द सर्किट मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार आपके आइडियल करंट सोर्स का मतलब ये होता है, हम लोग जनरली क्या है करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस एज्यूम करते हैं। अगर उस पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब वो ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है होगा, तो जितना करंट पहले था उतना ही करंट वो लोड को मिलेगा और थ्रू आउट मिलेगा, ठीक है। तो वैसे करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। लेकिन क्या होगा अगर जो वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइनाइट नंबर होगी तो क्या होगा, जो अब जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो EMF के बराबर होगी, जो टोटल इसके अंदर का फोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके बराबर होगी। और V की वैल्यू जो होगी वो आपका टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो है वो EMF के बराबर रहेगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो एक ड्रॉप है, इस वजह से जो है थ्रू आउट हमको EMF की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो EMF की वैल्यू से जो है वो स्लोप डाउन होगा और धीरे धीरे करके ये डिस्चार्ज होना चालू करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो पावर डेसिपेट करेगा, ठीक है। तो ये केस हो गया आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है। तो पहले जो लोड करंट जो था वो आपके सोर्स करंट के बराबर था, ठीक है, लेकिन अब जो है लोड करंट जो है सोर्स करंट के बराबर नहीं होगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, इस रजिस्टर से भी करंट जाना चालू कर देगा, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इस सोर्स करंट को जो है जो भी करंट इसके थ्रू जाएगा उसके थ्रू जो है पावर को डेसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी जो है धीरे धीरे करके डिप होना चालू होगी और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया। और भी सोर्स होते हैं, इसमें एक क्लासिफिकेशन है आपका इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स की जो क्या कहना चाहिए क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि ऐसा सोर्स जो कि किसी और दूसरे सर्किट पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा हो। लाइक वोल्टेज सोर्स है तो 20 वोल्ट दिया है, मतलब 20 तो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो ये किसी और पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी प्रकार करंट सोर्स अगर दिया है 20 एम्पियर तो मतलब 20 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो किसी और सर्किट पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा सोर्स जो है वो कहलाएगा आपका नॉर्मल इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स को जो है डायमंड शेप में दिखाया जाता है, जैसे लिखा है 2Vx, ठीक है, और ये क्या है एक वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सेकंड देखते हैं 2Ix लिखा है और पॉजिटिव नेगेटिव बना है, मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स जो है आपके करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक करंट सोर्स है और करंट सोर्स जो है वो आपके करंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स बोलेंगे। इसी प्रकार ये भी एक करंट सोर्स है लेकिन इसका जो वैल्यू है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, 3Vx लिखा है, इसका मतलब ये क्या है एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी के हमको सोर्सेस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको इतनी चीज़ें जाननी थी, इसके आगे की चीज़ें जो है हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं।
तो चलिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, उसका नाम है केवीएल और केसीएल। ठीक है, तो केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, हम लोग जानेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना मैं दे दूं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक है हमारे। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। टेलीग्राम अभी जो है जनरल स्टडीज़ के लिए चल रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द टेक्निकल वाला भी टेलीग्राम आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर डेली क्विज भी आपको दे रहा हूँ अब आजकल। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक और आप इंस्टाग्राम को आप कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा वीडियो का सैंपल भी वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, तो आप उसकी भी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप वाले लिंक पे अगर आप टैप करके मुझे अपने नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ सेंड करेंगे तो मैं आपको टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। अगर आप जनरल स्टडीज़ वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और लोकेशन भेजें, तो मैं आपको जनरल स्टडी वाले ग्रुप में जोड़ लूँगा। ठीक है, तो ये था आपको बताना। ठीक है, इसके अलावा हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट करिए, उस पर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब का जो मेन प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके हमारे कई सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। ठीक है, उसमें मैंने आपके इलेक्ट्रिकल के साथ साथ कई सारे जनरल स्टडीज़ के लेक्चर, लाइक आपके CGPSC ACF के लेक्चर मिल जाएंगे, आपको CG व्यापम के मिल जाएंगे, CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ जाके उनको देखिए। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी पोस्टेड है। करंट अफेयर के भी लेक्चर डाल रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा क्या करना चाहिए, मिसमैच हो गया और टाइम की वजह से जो है, कंस्ट्रेंट की वजह से जो है मैं करंट अफेयर के लेक्चर नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन आपको फेसबुक पेज में जो है डेली करंट अफेयर मेरा अपडेट किया जाता है, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। उसके लिए आप फेसबुक पेज को कंपलसरी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखते हैं केसीएल क्या होता है। केसीएल क्या है, बेसिकली किसी भी आपके नोड में नेट करंट जो आ रहा है उसका जो सबमिशन है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब आप जितना दोगे उतना वापस आना चाहिए, तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है, आप देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये करंट सोर्स है, ये रजिस्टर है और आपका ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। मतलब यहाँ पे जो है आपका IS मतलब सोर्स करंट जो आ रहा है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ से जाने वाले करंट के सबमिशन के बराबर होगा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ IS, क्योंकि करंट जो है इस नोड पर जो है वो आ रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव में लेंगे। बाकी सारे नोड से जो हम लोग करंट एज्यूम कर रहे हैं कि बाहर निकल रहा होगा, इसलिए सबको पॉजिटिव ले लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो IS इज इक्वल टू क्या आ गया, रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या हो गया, V/R, IC क्या हो गया, C/dV/dt। ठीक है, और 1/L इंटीग्रल ऑफ VL dt इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका इंडक्टर के अक्रॉस करंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया KCL। कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। देखिए, ये बच्चों वाली चीज़ है, आपने 12th में सीखा होगा। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको ये लिखना जरूर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बेसिकली आप में कुछ कमी है। ठीक है, बाकी मैं एकदम बेसिक आपको तो एकदम नहीं बता सकता बच्चों वाला, उसके लिए आप 12th की बुक पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। फिलहाल अगर आप CSAB JEE और SAS की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ 12th की बुक में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आपको मेरे ख्याल से ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, सबमिशन ऑफ वोल्टेज यहाँ पर 0 होगा, उसको बोलते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं KVL। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो आपके मैश के लिए लिखा जाता है, हालांकि ये लूप के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर लूप में भी लगाओगे तो गलत नहीं है। ठीक है, कोई भी आपका क्लोज पाथ में अगर समेशन ऑफ वोल्टेज हमेशा 0 होता है तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब जितना वोल्टेज आप भेज रहे हो उतना ही वोल्टेज जो है वो आउटपुट में भी मिलना चाहिए, तभी वो कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो -VT इज इक्वल टू VT प्लस VR प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तीनों सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है इसके ड्रॉप और इसके ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, तो VT इज इक्वल टू क्या गया, VR कैसे निकालेंगे, करंट जो जा रहा होगा मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका VR। ठीक है, 1/C इंटीग्रल IC dt, ये क्या हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, और LdI/dt क्या हो गया आपके इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वोल्टेज इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, करंट इक्वेशन ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है 2 प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद इस क्लास को क्लोज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं थोड़ी सा आगे।
तो चलिए फटाफट से एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग केवीएल से रिलेटेड। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम और थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई ऑलरेडी। ठीक है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब बन गई है तो बन गई है। चलो ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको ये Vx निकालनी है। ठीक है, Vx की पोलैरिटी भी दी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये ओपन सर्किट है इधर, और ये एक करंट सोर्स है 5 एम्पियर का। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स हैं। तो देखो, करंट जो 5 एम्पियर का है वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका टर्मिनल जो है वो ओपन है। ठीक है, तो जो करंट यहाँ से जा रहा था वो करंट जो है यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग नॉर्मली इस लूप के अक्रॉस जो है वो केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, तो केवीएल कैसे लगेगा? देखो, केवीएल दो तरीके से लिखा जाता है। आप गेन इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। मतलब गेन इन वोल्टेज का मतलब अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है, अगर आप केवीएल को ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ जा रहे हो लूप में, तो क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव टर्मिनल से आप पॉजिटिव में जा रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन इन वोल्टेज। ठीक है, और ड्रॉप इन वोल्टेज का मतलब आप क्या कर रहे हो, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप इन वोल्टेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है, तो सोर्स जो है वो करंट इधर दे रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है सर्किट में। ठीक है, ठीक है, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि जो करंट था वो यहाँ चला जाएगा, इधर कोई करंट नहीं आएगा, इसलिए इसका रहना ना रहना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका वोल्टेज सोर्स है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं ऐसे जाऊँ तो क्या होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो हम लोग गेन इन वोल्टेज हो रहा है, और यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो फिर गेन इन वोल्टेज होगा, और यहाँ पे ड्रॉप इन वोल्टेज होगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव आए। ठीक है, फिर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो ड्रॉप इन वोल्टेज। तो आप केवीएल ऐसे लिख सकते हो, 10 वोल्ट 10, और उसके बाद हुआ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कितना करंट जा रहा था, 5 एम्पियर, ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, ड्रॉप इन वोल्टेज, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो 4। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है, फिर से ड्रॉप इन वोल्टेज हो रहा है, तो माइनस Vx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक तरीके का फॉर्मूला बना। तो ये गेन इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे जा रहे हो, जो टर्मिनल पड़ रहा है आप वो टर्मिनल में रख के केवीएल लगाओ। ठीक है, जैसे मैं कैसे करता हूँ, आपका नेगेटिव दिखा तो नेगेटिव सीधा -10। ठीक है, फिर नेगेटिव दिखा तो -2 × 5। ठीक है, अब देखो क्या दिखा, पॉजिटिव दिखा इसलिए +4, फिर से पॉजिटिव दिखा तो +V। ठीक है, मैं ऐसे केवीएल लिखता हूँ। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि आप देख लो यार, इधर भेज दोगे इसको सबको तो यही आपका साइन चेंज होने के बाद आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो समझ जाइएगा, टू अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है बेटर रहेगा। लेकिन ये तरीका काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे केवीएल लिखता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 10 कितना हो गया, 20 -20 + 4 कितना हो गया, -16। तो Vx कितना आ गया आपका, 16 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आज हम लोग एक ही प्रॉब्लम रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करके उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं टेक्निकल वाले। ठीक है, जीएस वाले तो ऑलरेडी हो गए, लेकिन मैंने टेक्निकल के अभी तक वीडियो लेक्चर डाले ही नहीं थे, तो टेक्निकल मेरे पास ऑडियंस नहीं है। तो आपका काम है मुझे सपोर्ट करना। सपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप डाल लीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वो मंडी निरीक्षक, CGPSC, ACF, CG व्यापम, SCS, गेट, ES और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट लिंक है, वहाँ पे हमको फॉलो कर लीजिए। आप कंपलसरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और कम्युनिटी को बड़ा बनाइए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी बनेगी, हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।